हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सरकार के फैसले से नाराज पीजीटी शिक्षकों ने की आंदोलन करने की घोषणा, सौंपेगे ज्ञापन। राज्य सरकार के द्वारा पीजीटी, टीईटी संवर्ग के पदों को मर्ज करने के फैसले का विरोध तेज हो गया है। झारखंड +2 शिक्षक संघ ने इसके विरोध में आंदोलन करने की घोषणा की है। इसके तहत राज्य भर के +2 शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक और शिक्षकेतर कर्मी 15 अप्रैल को काला रिबन लगाकर इसका विरोध करेंगे और संबंधित जिलों के उपायुक्त एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। राज्य स्तर पर संघ के पदाधिकारी विभागीय सचिव, कार्मिक सचिव, मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। झारखंड +2 शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ठाकुर ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार के इस फैसले के खिलाफ 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक सभी विधायक, सांसद और शिक्षाविदों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। झारखंड +2 शिक्षक संघ ने राज्य में टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को सरकार के फैसले से नुकसान होने का आरोप लगाया है। संघ का मानना है कि राज्य में नव उत्क्रमित +2 विद्यालय की संख्या, जिसमें पूर्व में पद सृजन होता तो 291 होता। इन 291 विद्यालयों में पूर्व के 11 और राजनीति विज्ञान सहित सभी विषयों में पीजीटी की रिक्तियों की कुल संख्या 3492 होता। कल्पना मुर्मू सोरेन बनेंगी जेएमएम की कार्यकारी अध्यक्ष। गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन जेएमएम की कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगी। सोमवार को मोर्चा के महाधिवेशन में सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है। कहा गया है कल इसकी विधिवत घोषणा की जाएगी। गौरतलब है कि आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन व्हील चेयर पर बैठकर झामुमो के 13वें महाधिवेशन में पहुंचे। इस मूवमेंट की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के पीछे खड़े हैं। हेमंत सोरेन व्हील चेयर को पकड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मौके पर शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन भी उनके साथ नजर आ रही हैं। वह भी व्हील चेयर पर बैठकर ही इस महाधिवेशन में पहुंची हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर लिखा है कि झारखंड ही नहीं, पूरे देश दुनिया के लोग आदरणीय दिशोम गुरुजी को आदर सम्मान की नजरों से देखते हैं। आदरणीय दिशोम गुरुजी जी के नेतृत्व तथा असंख्य क्रांतिकारियों के संघर्ष और बलिदान के बाद हमें झारखंड अलग राज्य मिला। आदरणीय दिशोम गुरुजी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो विशाल पेड़ लगाया है और जिस पेड़ की जड़ें झारखंड के घर घर में फैली हुई हैं, उसे सींचने का काम हमें करना है। हमारे अगुआ नेताओं के संघर्ष को सम्मान देने का काम हमें करना है। किसानों के लिए खुशखबरी, धान खरीद की अंतिम तिथि बढ़ी। राज्य के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार ने खरीफ विपणन मौसम 2024 से 25 के लिए धान खरीद की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। राज्य के अधिक से अधिक किसान धान खरीद का लाभ उठा सकें, इस कारण किसानों को अतिरिक्त 15 दिनों का समय दिया गया है। अब किसान 30 अप्रैल 2025 तक अपना धान सरकार को बेच सकते हैं। इससे पहले धान बेचने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई थी। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार धान खरीद की समय सीमा बढ़ाने से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकेंगे। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अधिक समय मिलेगा, जिससे वे अपनी उपज की बेहतर मूल्य ले सकेंगे। सैलरी में कटौती और वेतन रोकने से झारखंड के शिक्षकों में आक्रोश। 20 साल की राशि वसूलने की तैयारी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग 12,000 शिक्षकों को बड़ा झटका लग सकता है। वित्त विभाग की ओर से जारी ताज़ा निर्देशों के अनुसार इन शिक्षकों का वेतन घटाया जाएगा, जिससे राज्य भर के शिक्षकों में नाराजगी है। वित्त विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों और जिला लेखा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर बताया है कि 1 जनवरी 2006 से पहले नियुक्त कर्मियों को जो बंचिंग लाभ, वेतन असमानता को दूर करने के लिए दिया गया
अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिला था वह नियमों के विरुद्ध था, इसलिए अब यह लाभ वापस लिया जाएगा और जिन कर्मचारियों को यह फायदा मिला था उनके वेतन में हर महीने लगभग 9,000 रुपए तक की कटौती की जाएगी। इतना ही नहीं, विभाग ने बीते 20 वर्षों में दी गई अतिरिक्त राशि की वसूली रिकवरी की भी तैयारी शुरू कर दी है। इस फैसले से शिक्षा विभाग के अलावा कई अन्य विभागों के कर्मचारी भी प्रभावित होंगे। झारखंड में आज भी आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। 18 के बाद मौसम हो सकता है साफ। सबसे अधिक तोरपा में हुई बारिश। झारखंड में 18 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश, तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान मंगलवार को राज्य के दक्षिण पूर्वी, निकटवर्ती मध्य और उत्तर पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं पर ओलावृष्टि, गर्जन और तेज हवा के झोंके के साथ वज्रपात की संभावना है। हवा अधिकतम 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और आंधी के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। चतर, कोदरमा, हजारीबाग, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, गिरिडीह, देवघर, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके अगले 2 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। जैक परीक्षा लेने में फेल, निजी स्कूलों में 12वीं की पढ़ाई शुरू, पर जैक बोर्ड 11वीं की परीक्षा भी नहीं ले सका। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक 8वीं, 9वीं, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा ले चुका है। परीक्षार्थियों को रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन बोर्ड अब तक 11वीं के छात्रों का परीक्षा शेड्यूल तय नहीं कर पाया है। इसका खामियाजा रांची समेत राज्य भर में 3-5 लाख स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं, क्योंकि निजी स्कूलों में 12वीं की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ऐसे में जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स को 12वीं की तैयारी के लिए कम समय मिलेगा। +2 हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों के शिक्षकों का कहना है कि 11वीं की वार्षिक परीक्षा के आयोजन में देरी हो चुकी है। अब तक रिजल्ट भी घोषित हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक परीक्षा की तिथि तक घोषित नहीं की गई है। परीक्षा का शेड्यूल कब तक जारी किया जाएगा, इस संबंध में जानकारी के लिए जैक चेयरमैन डॉ नटवा हांसदा के मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं हो पाई। 11वीं बोर्ड की परीक्षा अब मई में आयोजित किए जाने की संभावना है, क्योंकि अभी मैट्रिक इंटर परीक्षा 2025 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम चल रहा है। इसमें राज्य भर के लगभग 10,000 शिक्षक प्रतिनियुक्त हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद 11वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जाएगी। झारखंड के राशन कार्डधारियों को ज्यादा चावल ही मिलेगा। झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभुकों को अब फिर से 80% चावल ही मिलेगा। केंद्र सरकार ने अपने फैसले को संशोधित कर लिया है। पूर्व में केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर 68:32 के तहत चावल और गेहूं देने की बात कही थी। इस अनुपात में झारखंड को पिछले वर्ष 3-4 महीने तक चावल और गेहूं की आपूर्ति भी की गई, लेकिन झारखंड सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया। झारखंड सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर चावल की मात्रा बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। तर्क दिया गया कि झारखंड में जन वितरण प्रणाली के लाभुकों की पसंद चावल अधिक है। झारखंड में एसटी समुदाय के लोगों में चावल की खपत अधिक है। पंजाब, हरियाणा व अन्य राज्यों में गेहूं को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। झारखंड सरकार के इस अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने अप्रैल 2025 से 80:20 के तहत चावल और गेहूं देने पर सहमति दे दी है। इसी नियम के तहत इस माह जन वितरण प्रणाली के दुकानों से लाभुकों को चावल और गेहूं देना प्रारंभ कर दिया गया है। 80:20 का मतलब यह है कि अगर झारखंड को 100 किलो
राम खाद्यान्न मिलता है तो उसमें 80 किलोग्राम चावल और 20 किलोग्राम गेहूं होगा। चावल और गेहूं को लेकर पूर्व में भी झारखंड और केंद्र सरकार के बीच विवाद होता रहा है। झारखंड की ग्रामीण आदिवासी जनता गेहूं की जगह चावल को ज्यादा पसंद करते हैं। झारखंड में गेहूं की कम खेती और खपत होती है। झामुमो का 13वां महाधिवेशन में 16 प्रस्ताव पारित। वक्फ कानून का विरोध, जल जंगल जमीन, परिसीमन और आदिवासी अधिकारों पर फोकस। सोमवार को रांची में झामुमो का 13वां महाधिवेशन हुआ। इसमें सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज राज्य की जनता के आशीर्वाद और झामुमो के जुझारू सिपाहियों की मेहनत की बदौलत हमने अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बोलने वाले दल को हराने का काम किया है। राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनने का आशीर्वाद हमें मिला है। यहाँ यह आप सभी साथी भी महसूस कर रहे होंगे कि आज हमारे महाधिवेशन में पूर्व से बेहतर भव्यता है। इसी प्रकार हमें राज्य के लोगों के लिए भी दिन रात काम कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। झारखंड के हक अधिकार के लिए हुए आंदोलन से उपजी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड और झारखंड वासियों को आगे ले जाने का काम भी हमें ही करना है। सोरेन ने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमेशा गरीब, शोषित और वंचित वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व किया है। आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई। हमें अलग राज्य भी मिला। राज्य के लोगों ने सोचा कि अब हमारा सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन राज्य का विकास चुनी ही सरकार द्वारा ही संभव हो सकता है। और यह दुर्भाग्य था कि राज्य बनने के बाद राज्य की बागडोर जिनके हाथों में थी उन्हें यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों, झारखंड वासियों से कोई मतलब नहीं था। 2019 में तब राज्य की जनता के आशीर्वाद से हमें नेतृत्व करने का अवसर मिला। उसमें भी विपक्ष ने कई बार राजनीति का स्तर नीचे गिराते हुए झारखंड को पीछे ले जाने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो सके। इस अवसर पर पार्टी ने 16 प्रमुख प्रस्ताव पारित करते हुए अपनी भावी राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। इन प्रस्तावों में आदिवासी अस्मिता, जल जंगल जमीन पर अधिकार, आरक्षण और संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई। जेपीएससी घोटाला, सीबीआई कोर्ट में मंगलवार को आरोपियों की पेशी। सेकेंड जेपीएससी घोटाला मामले में चार्जशीटेड आरोपियों की सीबीआई कोर्ट में मंगलवार 15 अप्रैल को पेशी होगी। विशेष कोर्ट ने आरोपियों को समन जारी कर दिया है और पेशी के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। सीबीआई की जांच में पता चला है कि तत्कालीन जेपीएससी सदस्य और कोऑर्डिनेटर के निर्देश पर 12 अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाए गए थे। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों की कॉपियों में छेड़छाड़ कर नंबर बढ़ाए गए थे। सफल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू में मिले वास्तविक नंबर भी बढ़ाए गए थे। जांच के लिए कॉपियों को गुजरात स्थित फोरेंसिक लैब में भेजा गया था। सीबीआई ने इस मामले में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत 70 आरोपियों को आरोपी बनाया है। इनमें से कई आरोपी वर्तमान में बड़े अधिकारी के तौर पर सेवा दे रहे हैं और डीएसपी से प्रमोशन पाकर जिला संभाल रहे हैं। सीबीआई ने इस मामले में 7 जुलाई 2012 को प्राथमिकी दर्ज की थी और हाईकोर्ट के आदेश पर जांच शुरू की थी। 12 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने 26 नवंबर को विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। गढ़वा में बन रहा है अत्याधुनिक अस्पताल भवन, जिलेवासियों को इलाज के लिए बाहर जाने से मिलेगी राहत। गढ़वा जिले में स्वास्थ्य ढांचे को नई ऊंचाई देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सदर अस्पताल परिसर में करीब 45 करोड़ रुपए की लागत से 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल भवन तैयार किया जा रहा है। इस निर्माण कार्य में केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहभागिता है। गढ़वा सदर अस्पताल में इस समय मरीजों का काफी बोझ है। मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण अस्पताल में मरीजों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती हैं। इसलिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अब अस्पताल का विस्तार किया जा रहा है। महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक और इमरजेंसी वार्ड का निर्माण कराया जा रहा है, जो अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस होगा।
वहीं राज्य सरकार की ओर से 50 बेड का जनरल वार्ड समेत आधुनिक अस्पताल भवन तैयार किया जा रहा है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जुलाई 2025 तक यह भवन पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। नए अस्पताल भवन में इलाज शुरू होते ही गढ़वा और आसपास के जिलों के लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में आधुनिक तकनीक से लैस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डायलिसिस यूनिट और 24 घंटे सातों दिन आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षित स्टाफ और डिजिटल रिकॉर्ड की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनेगा रांची का तपोवन मंदिर, सीएम हेमंत सोरेन ने किया शिलान्यास। अयोध्या के श्री राम मंदिर की तर्ज पर रांची शहर में भी मंदिर बनेगा, जिसका शिलान्यास सोमवार को निवारणपुर स्थित ऐतिहासिक तपोवन मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। करीब 100 करोड़ की लागत से बन रहे इस मंदिर का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा और लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हमें इस स्थान के प्रति लोगों की आस्था को और बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिला पूजन में शामिल हुए। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने विधि विधान से शिला पूजन किया और उसे मंदिर निर्माण स्थल पर स्थापित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के साथ जय श्री राम का नारा भी लगाया। तपोवन मंदिर न्यास समिति ने अगले 3 साल में मंदिर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि पिछले साल 9 अगस्त को अयोध्या श्रीराम मंदिर के चंपक राय जी के हाथों यहां भूमि पूजन हुआ था। तपोवन मंदिर के महंत ओम प्रकाश शरण कहते हैं कि भक्तों की आस्था और समर्पण से यह निर्माण कार्य शुरू हुआ है, जिसमें मुख्य यजमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे। अमन साहू और सुजीत सिन्हा गिरोह का कुख्यात गैंगस्टर हरी तिवारी गिरफ्तार। पूछताछ में हुए कई खुलासे। कुख्यात अमन साहू और सुजीत सिन्हा गिरोह से जुड़े गैंगस्टर हरी तिवारी को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हरी तिवारी पर झारखंड के विभिन्न इलाकों में 34 से भी अधिक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। हरी तिवारी से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई जानकारी मिली है, जिसके बाद आगे का अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल रविवार को पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में पुलिस ने छापेमारी कर सुजीत सिन्हा और अमन साहू गिरोह से जुड़े 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार सभी सदस्य बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले थे। इस दौरान हरी तिवारी का नाम निकलकर सामने आया था। इस घटना के बाद से पुलिस गैंगस्टर हरी तिवारी की तलाश कर रही थी। मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र से पुलिस ने हरी तिवारी को गिरफ्तार किया है। बोकारो में अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़, भारी मात्रा में शराब बरामद। बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र अंतर्गत बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग स्थित पेटरवार बाजार के समीप पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। इस संबंध में बेरमो एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पेटरवार थाना पुलिस ने एक पिकअप बोलेरो वाहन को रोककर उसका भंडाफोड़ किया। तलाशी के दौरान वाहन में नारियल के बोरे के नीचे छिपाकर रखी गई अवैध शराब बरामद की गई। 166 कार्टन में 750 ml की कुल 1992 बोतलें बरामद की गईं। इसकी बाजार कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से चालक अमिया चरण खुटिया के पुत्र बबलू खुटिया को गिरफ्तार किया गया है, जो पूर्वी सिंहभूम जिले के बिरसानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बारीडीह गांव का निवासी है। बरकट्ठा में 2 पक्ष के बीच हिंसक झड़प के बाद हालात सामान्य, एसपी ने संभाला मोर्चा। हजारीबाग जिला के बरकट्ठा में रविवार को 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। रात भर हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह घटनास्थल पर कैंप किए रहे। सुबह जनजीवन सामान्य होता दिखा।
दरअसल रविवार को शोभायात्रा के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोग घायल भी हो गए थे। दरअसल बरकट्ठा के झुरझुरी में 9 दिवसीय यज्ञ का आयोजन किया गया था। रविवार को 7वें दिन तय कार्यक्रम के अनुसार नगर भ्रमण का कार्यक्रम था। नगर भ्रमण करने के दौरान ही लोगों पर पत्थरबाजी की घटना हुई थी। दूसरे पक्ष के लोगों ने पत्थरबाजी की थी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया था। कई महिलाएं भी इस घटना में घायल हुई थी। उपद्रवियों ने पुआल, मोटरसाइकिल और घरों में आग लगा दी, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची 2 फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इस घटना में हुई आगजनी में लाखों के नुकसान का अनुमान है। इस घटना के बाद लोगों में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा था। स्थिति को देखते हुए पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। घटना के बाद यज्ञ कार्यक्रम में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। रात भर पंडाल में लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी था। सुबह भी तय कार्यक्रम के अनुसार पूजा शुरू हुई। साहिबगंज में नकली नोटों के बंडल के साथ धराए 3 युवक, पंजाब में खपाने की थी तैयारी। साहिबगंज जिले के बरहरवा रेलवे पुलिस ने बरहरवा स्टेशन से 3 लोगों को 4,12,000 रुपए के जाली नोट के साथ पकड़ा है। इनमें 2 पंजाब के और 1 झारखंड का रहने वाला है। दरअसल पुलिस गश्त के दौरान टिकट काउंटर के पास 2 संदिग्ध दिखे। जब उनकी तलाशी ली गई तो 3 बैग से कपड़ों के बीच 500 के नकली नोट छिपे मिले। जांच में सभी नोट नकली पाए गए। बरहरवा जीआरपी सब इंस्पेक्टर भूदेश्वर उराम ने बताया कि पकड़े गए लोगों में दीप सिंह और इंद्रप्रीत सिंह पंजाब के रहने वाले हैं। दोनों की निशानदेही पर बरहरवा निवासी कालू घोष को भी गिरफ्तार किया गया। कालू ने ही उन्हें नकली नोट दिए थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इससे पहले भी वे 2 बार 50-50 हजार के नकली नोट पंजाब में खपा चुके हैं। इस बार वे 4,12,000 रुपए के नोट लेकर जा रहे थे। योजना थी कि इन्हें पंजाब के अलग अलग इलाकों में खपाया जाए। फिलहाल पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया है। धनबाद में तेज आंधी और बारिश लोगों के लिए बनी आफत। कई घरों में घुसा पानी। धनबाद जिले में आई तेज आंधी और बारिश से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही इलाके में बिजली भी बाधित हो गई है। जिले के लोयाबाद थाना क्षेत्र के 7 नंबर मोहल्ले में सोमवार की शाम तेज आंधी और बारिश के दौरान वर्षों पुराना एक विशालकाय पीपल का पेड़ अचानक गिर गया। पेड़ गिरने से डॉक्टर अफाक खान की कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। आंधी के दौरान कार पेड़ के नीचे खड़ी थी, जिससे उसका पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा इलाके में राजू नामक व्यक्ति के घर पर भी पेड़ गिर गया है, जिससे उसके घर के 2 कमरों की छत पर लगा अल्बेस्टर टूट गया है। इस हादसे से इलाके की बिजली आपूर्ति ठप हो गई और लोयाबाद 7 नंबर के सैकड़ों घर अंधेरे में तब्दील हो गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस घटना से लाखों का नुकसान हुआ है। घटना के काफी समय बीत जाने के बावजूद न तो कोई प्रशासनिक अधिकारी और न ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। इससे लोगों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने जल्द ही राहत और मरम्मत कार्य की मांग की है। प्रशासनिक सेवा की अधिकारी निशा तिर्की की वेतन वृद्धि पर रोक, अवैध जमाबंदी का आरोप। झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी निशा तिर्की की एक वेतन वृद्धि रोकने का फैसला लिया है। उन पर अवैध रूप से नामांतरण दाखिल खारिज करने का गंभीर आरोप है। यह मामला खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गुस्साटोली मौजा से जुड़ा है। आरोप है कि निशा तिर्की ने जिला बोर्ड की जमीन से संबंधित एक प्लॉट के नामांतरण आवेदन को बिना जांच और मूल खतियान देखे ही मंजूरी दे दी थी। इतना ही नहीं, मूल रजिस्टर पंजी से जमीन का रकबा भी घटा दिया गया, जो नियमों के खिलाफ है। सरकारी जांच में यह सामने आया कि निशा तिर्की ने यह कार्रवाई अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए की थी, बिना खुद दस्तावेजों की जांच किए। इसी लापरवाही के चलते सरकार ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए एक वेतन वृद्धि को रोका है, जो असंवेदनात्मक बिना बकाया रोक प्रभाव से लागू होगी। हालांकि
खूंटी के उपायुक्त ने उनकी 2 वेतन वृद्धियों पर रोक लगाने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सरकार ने एक वेतन वृद्धि रोकने का ही निर्णय लिया। एसपी ने किया सोशल मीडिया की खबर का खंडन, बोले हिंसा में नहीं हुई किसी की मौत। हजारीबाग जिला में बरकट्ठा के झुरझुरी में यज्ञ के दौरान हिंसक झड़प के बाद स्थिति नियंत्रण में है। सोशल मीडिया में इस घटना को तूल देते हुए बताया जा रहा है था कि 2 से 3 लोगों की मौत हो गई है। इस खबर को हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार ने खारिज किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, सिर्फ एक महिला घायल हुई थी। उसका इलाज अस्पताल में रात में ही किया गया और रात में ही वह डिस्चार्ज होकर अपने घर चली आई है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के कारण बड़ी घटना होते होते बची है। उन्होंने समाज के लोगों स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा कोई भी भ्रामक पोस्ट ना करें जिससे शांति व्यवस्था और आपसी भाईचारा भंग हो। एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर करने का प्रक्रिया जारी है। जो भी व्यक्ति घटना में सम्मिलित थे उसकी गिरफ्तारी होगी। अब स्थिति सामान्य है। लगातार फोन करने पर भी बाबूलाल मरांडी से बात नहीं की देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग। देवघर के पुलिस अधीक्षक अजीत पीटर डुंगडुंग प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी को इग्नोर करके चलते हैं। कई प्रयास के बाद भी वह बाबूलाल मरांडी से बातचीत करने से इनकार कर दिया। इसकी शिकायत बाबूलाल मरांडी के वरीय आप्त सचिव राजेंद्र तिवारी ने प्रेस रिलीज जारी कर मीडिया को दिया है। उसमें राजेंद्र तिवारी ने कहा है कि आज प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी देवघर एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग से किसी पीड़ित के मामले में बात करना चाह रहे थे। दिन के 1:45 बजे से दिन के 3:11 बजे तक उन्हें 7 बार कॉल किया। बात नहीं करने पर एसपी के नंबर पर उन्होंने टेक्स्ट मैसेज भी भेजा। उस मैसेज के माध्यम से एसपी को बताया गया कि बाबूलाल मरांडी जी उनसे बात करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा। मैसेज देखने के बाद भी अजीत पीटर डुंगडुंग ने कॉल बैक नहीं किया। इसके बाद उन्होंने बाबूलाल जी को इससे अवगत कराया। राजेंद्र तिवारी ने कहा है कि राज्य के नेता प्रतिपक्ष का फोन नहीं रिसीव करना प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। एसपी की कार्यशैली ठीक नहीं है। मनमानी और स्वच्छंदता दर्शित होता है। झारखंड के इस गांव में एक परिवार को धर्म परिवर्तन के लिए दी जा रही धमकी, एसपी को जांच का आदेश। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड में एक परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। धर्मांतरण के लिए परिवार को धमकी भी दी जा रही है। मामला महतो टोला का है। यहाँ रहने वाले एक परिवार से कहा जा रहा है कि वह अपना धर्म बदल ले। पुलिस मुख्यालय को इसकी जानकारी मिली तो उसने एक रिपोर्ट तैयार की है। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर को मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने एसपी आशुतोष शेखर को अपनी रिपोर्ट भी भेज दी है। कहा है कि पूरे मामले की वह जांच करके पुलिस मुख्यालय को सूचित करें। पुलिस मुख्यालय को सूचना मिली है कि एक परिवार में पति पत्नी सहित परिवार के अन्य सदस्यों पर अपना धर्म बदलकर दूसरा धर्म अपनाने के लिए दबाव दिया जा रहा है। परिवार का कहना है कि बेटे का धर्मांतरण करा दिया गया है। अब परिवार के अन्य सदस्यों को भी धर्म बदलने के लिए धमकी दी जा रही है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि वे अपने पूर्वजों के ही धर्म में रहना चाहते हैं। बावजूद इसके कुछ लोग लगातार उन पर दबाव बना रहे हैं। कोल्हान में नक्सल विरोधी अभियान को और प्रखर बनाने की तैयारी, डीजीपी ने समीक्षा बैठक में दिए कई निर्देश। कोल्हान में पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने माओवादियों के खिलाफ अभियान को और प्रखर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। शनिवार को माओवादियों के लैंड माइंस विस्फोट में शहीद हुए झारखंड जगुआर के जवान सुनील धान की शहादत के 48 घंटे के भीतर डीजीपी अनुराग गुप्ता आला पुलिस अधिकारियों के साथ चाईबासा पहुंचे। इस दौरान नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा कर कई अहम निर्देश दिए। बैठक में चाईबासा एसपी आशुतोष शेखर ने मैप के जरिए संचालित अभियान की वस्तुस्थिति और क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
डीजीपी ने अभियान में शामिल सीआरपीएफ और पुलिस के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए अभियान को और कारगर तरीके से संचालित करने को कहा। उन्होंने आधारभूत संरचनाओं को भी मजबूत बनाने के बाबत कई निर्देश दिए। दरअसल 13 अप्रैल को टेंडर ग्राम के जगुआर मुख्यालय में शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई चल रही है। सीएम ने कहा था कि हमारी जवान मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब इनको आखिरी चरण में धकेलने में कामयाबी मिली है। इस दौरान कई जवान शहीद हुए हैं। अब हम सफल ऑपरेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जवान की शहादत जाया नहीं जाएगी। हफीजुल हसन के बयान पर भाजपा हमलावर, बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस और झामुमो से कर दी बड़ी मांग। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के एक बयान पर आपत्ति दर्ज करते हुए ऐसे बयान को देश के लिए खतरा बताया है। साथ ही साथ हफीजुल हसन के बहाने बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस और जेएमएम पर भी सवाल खड़ा किया है। गिरिडीह परिसदन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले दिनों मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने बयान दिया था कि हम शरीयत को संविधान से ऊपर मानते हैं। जेब में संविधान की कॉपी लेकर चलने वाले कांग्रेस और जेएमएम के नेता की वास्तविकता हफीजुल हसन के बयान से स्पष्ट हो गई। उन्होंने कहा कि जो बाबा साहब अंबेडकर द्वारा लिखित भारत के संविधान को नहीं मानता है या जो संविधान से ऊपर शरीयत को मानता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कांग्रेस पार्टी और जेएमएम को पूरी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और ऐसे मंत्री को ड्रॉप करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज रामनवमी और हिंदुओं के पर्व त्योहारों में हमला होना यह बताता है कि इनकी मानसिकता क्या है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का मानने वाला हो, यदि खुद को संविधान से ऊपर मानता है तो वैसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। सांसद ने बरकट्ठा हिंसा पर जिला प्रशासन पर उठाए सवाल, कहा बार बार हो रही घटना। हजारीबाग जिला में पिछले 6 महीने में 4 बार हिंसक झड़प और मारपीट की घटना हुई है। इसे लेकर राजनीति भी गर्म हो रही है। भाजपा ने इसे मुद्दा बनाते हुए हमलावर रुख इख्तियार कर लिया है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने इस हिंसा को लेकर जिला प्रशासन पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कमजोर प्रशासनिक तंत्र के कारण ही क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिसके कारण आम जनता से लेकर बेकसूर लोग प्रभावित हो रहे हैं। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने बरकट्ठा में हुए 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प के पीछे का कारण कमजोर प्रशासनिक तंत्र को बताया है। उन्होंने यह भी कहा कि हजारीबाग में बार बार इसी तरह की घटना घट रही है, जो कहीं न कहीं प्रशासनिक चूक को दर्शाता है। लोगों का प्रशासन के प्रति डर समाप्त हो गया है। प्रशासन अगर शक्ति से काम करे तो घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती। सांसद ने कहा कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो करता कोई और है और केस किसी और पर होता है। केस दोनों पर होता है। प्रशासन बराबरी का काम करती है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही कारण है कि दोनों ओर से पथराव की घटना हुई है। प्रशासन को यह देखना चाहिए कि घटना को सबसे पहले किसने अंजाम दिया और किसकी गलती है। वहीं उन्होंने कश्मीर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पत्थरबाजी बंद हो गई, क्योंकि प्रशासन ने कदम उठाया और सक्रियता से कार्रवाई की। सरकार ने चाहा तो वहां पत्थरबाजी बंद हो गई। अब झारखंड में अगर सरकार चाहेगी तो यहाँ भी बंद हो जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।